नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लव जिहाद ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन उस वक्त फिर से हड़कंप मच गया जब इसमें एक नया मोड़ आया है। जी हां, लड़की का आरोप यह है कि उसके परिवार वालों ने कुछ पैसों के खातिर यह पूरा मामला किया है। जरा देखिए क्या है ये नया मामला। घर से क्यों भागे? मैं जान बचा के आई, अभी भी मार पिटाई कर रहे थे। लव जिहाद मामले में नया मोड़। पीड़िता ने परिवार पर ही लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। परिवार ने आरोप को बताया बेबुनियाद। मेरठ के बहुचर्चित खरखोदा रेप और धर्म परिवर्तन मामले की पीड़िता सोमवार की सुबह अचानक अपने घर से गायब हो गई। इससे पहले कि घर वाले इसका सुराग पाते, ये पुलिस की मदद से सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो गई। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने पूरे केस की थ्योरी को ही पलटते हुए अपने ही परिवार के लोगों पर इसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। वो काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने कुछ सुना था। तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं? घर से क्यों भागे? मैं जान बचा के आई, अभी भी मार पिटाई कर रहे थे पैसे की वजह से। पीड़ित महिला ने कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मीडिया के कैमरों के सामने भी कहा कि इसके परिवार के लोग ही इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सब कुछ पैसों के लिए किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि परिवार को लगता है कि इसकी वजह से न तो अब घर पर नेता ही आ रहे हैं और न ही इसे पैसे ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इसके साथ मारपीट तक की जा रही है। यही नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि इसकी जान तक ले ली जाएगी। जो पीड़िता है उसको जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, उनके सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ पे उसने अपने बयान दर्ज कराए हैं, और उसके रिक्वेस्ट पे बयान दर्ज करने के बाद नारी निकेतन में उसको भेजा गया है। वहीं पीड़िता के घर वाले इसके आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। पीड़िता के घर वालों का कहना है कि इसे आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है। इससे डर में आकर ये परिवार वालों पर ही तरह तरह के आरोप लगा रही है। हाँ, तो वो लड़की उनके दबाव में झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं, हमें देखो 2-2.5 महीने होगा जब से ये आई है। इसको पूरी सेवा कर रहे हैं, फल भी खिला रहे हैं, खाना भी बढ़िया दे रहे हैं, अपने से अच्छा खिला रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं। नहीं, वो उस पर दबाव में बोल रही है। वो जो भी कुछ वो उनकी दहशत में है, वो डर रही है लड़की उनसे। नहीं, वो सब झूठ बोल रही है। वो जो दूसरी पार्टी है ना, वो मतलब उसके दबाव में है, वो सब झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कहीं चली गई ना, मैं ऐसा लग तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे साथ धोखा हुआ है, उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। सद्दाम ने धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा। फिलहाल पीड़िता को कोर्ट के आदेश के बाद नारी निकेतन भेज दिया गया है और इसके आरोपों की बाबत पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अचानक पीड़िता ने ये रुख क्यों दिखाया? आखिर मेरठ के इस चर्चित लव जिहाद केस का सच क्या है? मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। तो आपने देखा इस लड़की ने किस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया और बताया कि परिवार वाले उसके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया क्या था, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देश में लव जिहाद का वाकया हुआ और उसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। जरा देखिए ये पूरा मामला। मेरठ की ये पीड़िता आज भले ही लव जिहाद के अपने आरोपों से इनकार कर रही हो, लेकिन इसी साल अगस्त के महीने में पीड़िता ने जब पहली बार धर्म परिवर्तन और बंधक बनाकर गैंगरेप किए जाने के आरोप लगाए थे तो पूरे देश में भूचाल आ गया था। लड़की ने बताया था कि इसे बहला फुसलाकर मेरठ से मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में ले जाया गया था, जहां जबरन इसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और इसके साथ गैंगरेप भी हुआ। इतना ही नहीं, लड़की ने उस वक्त ये भी खुलासा किया था कि उस मदरसे में पीड़िता की ही तरह कई और लड़कियों का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। लड़की का कहना था कि इसे 23 जुलाई को हापुड़ के रास्ते मुजफ्फरनगर से मेरठ ले जाया गया था। लड़की को करीब 10 दिन बंधक बनाकर रखा गया, जिसके बाद 2 अगस्त को ये किसी तरह बचती बचाती मदरसे से भाग आई थी। 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग, वो कहीं और ले गए थे, किसी और अपनी ससुराल मदरसे वाले कहीं और पोपई, उससे आगे एक गाँव, और फिर उसके बाद में
जो किसी मुजफ्फरनगर में मुझे उन्होंने महिलाएं नहीं दिखाई। बहुत बड़ा मदरसा था, मुझे पता नहीं वहाँ पे नीचे भी तहखाने ऊपर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखी नहीं और लड़कियाँ मगर हैं वहाँ पे। लड़की के इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कुछ गिरफ्तारियां भी की थी, जबकि मेरठ में कई दिनों तक हालात बेकाबू रहे। लड़की के संगीन आरोपों के बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था और तमाम राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे। इसके बाद पूरे देश में लव जिहाद के तमाम मामले सामने आए या उन्हें लव जिहाद का रूप दे दिया गया। मनोहर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। आपने शादियों की तो अनेक किस्से सुने होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से एक शख्स ने 17 शादियां की है। जी हां, 17। आप सुनकर जरूर हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब ये पत्नियां इस शख्स की मौत की दुआएं मांग रही हैं। जरा देखिए इस अनोखी शादी की अनोखी दुआएं। खुल गई फरेबी शख्स की पोल। 17 महिलाओं को बनाया शिकार। धोखे से कर ली शादी। ये वो महिलाएं हैं जिनके साथ छलावा किया गया है, और छलावा करने वाला शख्स कोई गैर नहीं, इनके साथ 7 फेरे लेने वाला राजेश गुप्ता है। इन महिलाओं का आरोप है कि सोलन के उच्छा घाट के रहने वाले राजेश गुप्ता ने इन्हें जिंदगी भर न भूलने वाला जख्म दिया है। राजेश बिजली बोर्ड में बतौर सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात है और अपने इसी सरकारी नौकरी के दम पर ये भोली भाली महिलाओं को अपनी जाल में फंसा लेता है। मेरी शादी यहाँ सोलन में राजेश गुप्ता नाम से हुई है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। उन्होंने धोखे से मेरे से शादी की है और हमेशा मेरे से मारपीट करते थे, जिसके कारण मैंने इन पर केस भी रजिस्टर किया। वो अरेस्ट भी रहे, लेकिन पुलिस भी उतनी मदद नहीं करती, क्योंकि ये इंसान इतना शातिर या चालाक है कि कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ता। अब तक इसकी लाइफ में जो वो 17 औरतें रही, जिनमें से कुछ के बारे में मैं जानती हूँ और कुछ के बारे में नहीं जानती, लेकिन अब तक ये पता चला है कि मैं इसकी लाइफ में 17वीं औरत हूँ। राजेश महिलाओं को जाल में फंसाने के लिए बाकायदा अखबारों में विज्ञापन तक देता है, और जो भी महिला राजेश से मिलती उसकी जाल में फंस जाती। आरोप है कि राजेश ने एक के बाद एक करके 17 महिलाओं को अपनी जाल में फंसा लिया, लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो अपराधी बेनकाब हो जाता है। ऐसा ही कुछ राजेश के साथ हुआ। राजेश से धोखे से शादी के बंधन में बंधने वाली रेखा और विनोद नेगी ने राजेश को अब मीडिया के सामने बेनकाब कर दिया है। रेखा को अपनी जाल में फंसाने के लिए राजेश ने झूठ बोला कि उसकी पहली पत्नी विनोद नेगी की मौत हो चुकी है, लेकिन जब रेखा को मालूम हुआ कि विनोद नेगी जिंदा है तो रेखा के होश ही उड़ गए। अब रेखा के साथ विनोद ने भी राजेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसने जिस औरत के बारे में हमें बताया था कि वो इसकी वाइफ है, वो विनोद नेगी थी और वो किन्नौर से हैं और एट प्रेजेंट वो गवर्नमेंट जॉब करती है सोलन में। उनके बारे में बताया था कि उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, लेकिन वो सब झूठ था कि ऐसा इंसान है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान अभी भी अब जॉब में बना हुआ है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। विनोद नेगी जी हैं, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट कार्रवाई की थी। उन्होंने का भी केस रजिस्टर हुआ जो 3-4 साल चला। जरूर दुआ करी थी कि भगवान अगर करवा चौथ व्रत इसलिए रखती हैं औरतें, तो मैं इसलिए रख रही हूँ कि इसकी मौत हो जाए बस। दूसरी महिलाओं से अय्याशी के लिए अपनी पत्नी विनोद की मौत की झूठी अफवाह फैलाने वाले राजेश के चेहरे को बेनकाब करते हुए रेखा और विनोद ने खुलासा किया कि अब तक राजेश की जिंदगी में 17 महिलाएं आ चुकी हैं और सभी को वो धोखे से रखकर मजे की जिंदगी जी रहा है। राजेश से पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मनोज शर्मा, भास्कर न्यूज, सोलन। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ किया जा रहा है अन्याय। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही हम आपको दिखाते हैं। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में काफी दिन से पड़ी रही, जिसके सर में काफी ज्यादा चोटें थी, जख्म थे,
लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बुजुर्ग महिला के साथ सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों ने नजरअंदाज किया। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खासी राजनीतिक अहमियत रखने वाले पीलीभीत जनपद में एक लाचार घायल महिला जिला अस्पताल परिसर में ही तड़पती रहती है, लेकिन इसी इलाज मयस्सर होना तो दूर, अस्पताल में एडमिट करने की फुर्सत भी चिकित्सा कर्मियों को नहीं थी। वो भी तब जब महिला की गंभीर हालत की सूचना एक शख्स ने अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर को दे दी थी। लेकिन सर पर जूं तब रहेंगी जब जिला अधिकारी ने महिला का इलाज करने की ताकीद की। उन्होंने कहा था मैं अभी उठवा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को रात में फिर आया, तब तक नहीं उठवाई गई थी वो महिला। मैंने दोबारा भी कहा, तब भी कोई सुन नहीं ली गई। और जबकि उस महिला के बहुत ज्यादा बड़ा घाव है सर, और कई दिन से वहाँ पड़ी हुई। इस महिला को इलाज की किस कदर जरूरत थी, इसका अंदाजा इसकी हालत देखकर ही हो जाता है। महिला के सर में गहरा जख्म है। जख्म इतना पुराना हो चुका है कि जख्म वाला हिस्सा सड़ने लगा और इसमें कीड़े पड़ चुके हैं। सर की मामूली चोट भी गंभीर मानी जाती है, फिर इसके जख्म में तो कीड़े तक पड़ गए। इसके बाद भी धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। इस लाचार गरीब महिला का इलाज करना तो दूर, इसे अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया गया। इसका जख्म कितना गंभीर है, इसकी बानगी जिला अस्पताल के ही एक डॉक्टर के बयान से हो जाती है। ये महिला जो भी आई है, इसके सर में काफी घाव है ना, इनकी स्थिति काफी खराब है, यहाँ तक कि उसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं। तो अभी उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, इसको भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, है ना, क्योंकि उसकी अभी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टरों को ऊपर वाले ने जो ताकत दी है वो शायद किसी और के पास नहीं, लोगों को जिंदगी देने की ताकत। मगर ये चिकित्सक व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में अपने कर्तव्य से तो भाग ही रहे हैं, लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। इस बाबत जब अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो बड़ी सफाई से मामले की जानकारी न होने की बात कहकर पूरी घटना को टाल गए। अभी थोड़ी देर पहले आया कि एक महिला वहाँ पे साइकिल स्टैंड के पास पड़ी हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसको आदमी को उठाने भेज दिया और उसके अभी इमरजेंसी भर्ती के लिए उसका इलाज शुरू कर दिया। मैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी, मेरे को जैसी जानकारी मिली मैंने तुरंत उसको उठवा दिया। हो सकता है पहली नजर में इस घटना में आपको कोई गुनाह नजर ना आए, लेकिन गरीबों और बेसहाराओं की जिंदगी की कीमत न समझने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर हों या आम इंसान, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। वो गुनाहगार हैं इंसानियत के, वो गुनाहगार हैं हर उस शख्स के जो उसमें साधारण इंसान को नहीं बल्कि जिंदगी देने वाले ईश्वर के रूप में देखता है। शारिक खान, भास्कर न्यूज, पीलीभीत। देश की राजधानी दिल्ली में आजकल टैटू गैंग का कहर है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये टैटू गैंग बड़ी वारदातों को अंजाम देता है और रफू चक्कर हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस टैटू गैंग का कहर है। टैटू वाले चोरों की दहशत, कैमरे में कैद करतूत। दिल्ली में टैटू वाले चोरों ने कर दिया है पुलिस की नाक में दम। हट्टे कट्टे टैटू वाले ये चोर रात के वक्त उन दुकानों को निशाना बनाते हैं जो रात को देर से बंद किए जाते हैं, और दुकानदार घर जाने की जल्दी में दिन भर की कमाई दुकान की तिजोरी में छोड़कर चले जाते हैं। करोल बाग के एक नामी डेयरी में भी इन टैटू वाले शातिर चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शटर और तिजोरी का ताला तोड़कर कई लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आप भी देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को, किस तरह से हाथ में औजार लेकर टैटू वाले चोर गिरोह के दो सदस्य दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच वो इस बात का भी गौर करते हैं कि कोई इन्हें चोरी करते हुए न देख ले। चोर गली की दोनों तरफ की दुकानों के शटर को खोलने की कोशिश करते हैं। कभी वो एक तरफ की शटर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी दूसरी तरफ की। इस बीच वो डेयरी की दुकान का शटर तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद चोर दुकान के अंदर घुसकर तिजोरी में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर देते हैं और फिर हो जाते हैं फरार।
रात को 2:30 बजे चोरी होती है, जैसा कि इस गली से 2 लड़के आते हैं, रात को 2:30 बजे शटर तोड़ते हैं और अपना तिजोरी में से 2.5 लाख रुपए निकालते हैं। ये चोरी कम से कम 1 घंटा करते हैं, क्योंकि जैसा कि इस फुटेज में दिखाया गया है सीसीटीवी की में, हमने पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज दी है, तो लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्केट में सब डरे रहते हैं, पुलिस वाले कोई गश्त वश्त लगाते नहीं हैं। जिस इलाके में टेटू वाले चोरों ने दहशत मचाई है, वहाँ ज्वेलरी की भी कई दुकानें हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। चोर मजे से यहाँ वारदात कर निकल जाते हैं, लेकिन न तो कोई गश्ती पुलिस दल का जवान ही दिखता है और न ही कोई पीसीआर वैन। ऐसे में सवाल ये है कि इन चोरों को कब तक पकड़ा जाएगा? आखिर कब टेटू चोर गैंग का पर्दाफाश होगा? संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, सेंट्रल दिल्ली। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।